ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम ग्रीक राजनीतिक चिंतक प्लेटो। ये कार्यक्रम BA राजनीति शास्त्र के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम ग्रीक राजनीतिक चिंतक प्लेटो। आज प्रस्तुत है इसका पहला भाग। नमस्कार बच्चों, आज हम BA सेकेंड ईयर के लिए राजनैतिक चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें आज हम पढ़ेंगे यूनानी राजनैतिक चिंतक। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुख्य रूप से 3 यूनानी राजनैतिक चिंतक हैं। एक है सुकरात, दूसरे हैं प्लेटो और तीसरे हैं अरस्तु। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। और ये भी माना जाता है कि जितना भी राजनैतिक चिंतन है वो यूनानियों से ही प्रारंभ होता है। जितने भी यूनानी थे वो धर्म के विश्वास के आधार पर आगे नहीं बढ़े, बल्कि बुद्धि और प्रकाश के आधार पर आगे बढ़े हैं। और पूरा राजनैतिक चिंतन मुख्य रूप से यूनानियों की देन है। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पहले भी शासक रहे हैं, शासित रहे हैं, लेकिन राजनीति नहीं थी। राजनीति का प्रारंभ यूनानियों से ही होता है। हमारे जितने भी कला है, साहित्य है, विज्ञान है, वो सारा इतिहास यूनानियों से प्रारंभ होता है और यूनानी ही इसके जन्मदाता कहे जाते हैं। क्यों यूनानियों का चिंतन इतना महत्वपूर्ण है? तो बच्चों, उन्होंने सबसे पहले नगर राज्यों का अध्ययन किया। आपने BA फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि पोलिस नाम के छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति इसी पोलिस से हुई है। और उन्होंने सामुदायिक हित के बारे में सोचा, मनुष्य के बारे में सोचा, राज्य के बारे में नहीं, मनुष्य को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इसलिए यूनानियों का चिंतन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और जो सुकरात थे, उनका जो दर्शन है, उन्होंने उसकी नवीन ढंग से व्याख्या की है। वो क्या है, आदर्श राज्य क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे हम श्रेष्ठ प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य क्या है, ये सब बातें हमने सुकरात से सीखी है। लेकिन उनको विष का प्याला देकर उनको मौत के मुंह में जाना पड़ा था और उनके बहुत सारे काम अधूरे रह गए थे। उन अधूरे कामों को पूरा करने का दायित्व प्लेटो के द्वारा किया गया। विचारक ऐसा भी मानते हैं कि सुकरात की आत्मा मुख्य रूप से प्लेटो में आ गई और प्लेटो ने फिर सुकरात के सारे कामों को अंजाम दिया। अब हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे।
आपको प्लेटो के पुस्तकों के नाम बताना चाहूंगी जो मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। एक है रिपब्लिक, दूसरा है द स्टेट्समैन और तीसरा है द लॉज। लॉज जो किताब थी वो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखी थी, इसलिए रिपब्लिक और स्टेट्समैन के विचारों और लॉज के विचारों में आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। प्लेटो का जन्म 428-27 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनका नाम एरिस्टोक्लीस था, लेकिन इनके कंधे बहुत चौड़े थे, चपटे थे, इसलिए इनको प्लूटोन करके पुकारा जाता था और धीरे धीरे प्लूटोन से वे प्लेटो हो गए और आज हम उनको प्लेटो के नाम से जानते हैं। अरबी में उनको अफलातून के नाम से जानते हैं। अफलातून का नाम आपने अवश्य सुना होगा। प्लेटो जो थे वो यूनानी राज्य व्यवस्था में उत्पन्न हुए और जहां वो पैदा हुए उन्होंने देखा कि चारों तरफ युद्ध का बोलबाला है, आए दिन सीमाओं पर युद्ध हो रहे हैं, सारी सामाजिक व्यवस्था दासों के ऊपर टिकी हुई है, शासकों के मस्तिष्क स्पष्ट नहीं है, स्त्रियां घर के कामों में लिप्त हैं, यानी चारों तरफ अव्यवस्था है। और इतने बड़े दार्शनिक के द्वारा ये सब सहन करना बहुत ही अधिक कठिन था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन सब बुराइयों का अंत करूं। और एक वैज्ञानिक तभी कहलाता है जो न केवल घटना किस कारण से घटी बल्कि उसको दूर करने के उपायों की भी हमको जानकारी दे। तो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य का निर्माण किया। जैसे हम किसी मकान को बनाते हैं तो मकान को बनाने के लिए हम नींव खोदते हैं और उसके ऊपर हम पिलर खड़े करते हैं। उसी तरह प्लेटो ने भी आदर्श राज्य की नींव खोदी और उसको खड़ा करने के लिए 4 खंभों का निर्माण किया। वो 4 खंभे कौन से होंगे? तो पहला है शिक्षा सिद्धांत, दूसरा है न्याय सिद्धांत, तीसरा है दार्शनिक शासक और चौथा है साम्यवादी व्यवस्था, अर्थात स्त्रियों और परिवार का साम्यवादीकरण। सबसे पहले हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप बताएं शिक्षा क्या है? अगर हमारे दिमाग में आता है तो शिक्षा का मतलब मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर बंद पड़े कपाट को खोलना और उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश डालना, अर्थात ज्ञान के प्रकाश के कारण मनुष्य ये जान सके कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। जब मनुष्य को इन सब की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से वो शिक्षित होगा। तो प्लेटो भी मनुष्य के अंधकार को, मस्तिष्क के अंधकार को दूर करना चाहते थे और उसमें ज्ञान का प्रकाश डालना चाहते थे। उनकी जो पुस्तक है रिपब्लिक, वो शिक्षा शास्त्र के ऊपर लिखी गई संसार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। आज तक ऐसी कोई पुस्तक शिक्षा शास्त्र के ऊपर नहीं लिखी गई। हमको लगता है कि हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन नहीं। आज आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो प्लेटो के शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार ही है। आप पढ़ेंगे तो आप जानते जाएंगे कि किस तरह का उन्होंने पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। सबसे पहले आपको ये बता दे कि राज्य मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होता है, यानी मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती है और वो इनकी पूर्ति नहीं कर पाता और अकेला इनकी पूर्ति नहीं कर पाता तो उसको दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और इस तरह से मनुष्य में एकता के तंतु में बांधने का काम ये आवश्यकताएं करती है
और इन्हीं आवश्यकताओं से राज्य का निर्माण होता है। और शिक्षा क्यों आवश्यक है ये मैंने आपको बताया, लेकिन प्लेटो ने अपना शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले उस समय की प्रचलित समस्त शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वैज्ञानिक कैसा होता है, वो पूरी घटना की जांच करता है, फिर उसके लिए समाधान प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार प्लेटो ने भी अपने शिक्षा सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले उस समय का छोटा छोटा जो नगर राज्य था, मुख्य रूप से एथेंस और स्पार्टा, उसकी शिक्षण पद्धतियों का अध्ययन किया और उसके बाद अपने शिक्षा के प्रोग्राम को प्रस्तुत किया। तो एथेंस पे आते हैं। एथेंस में क्या था? एथेंस में शिक्षा व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती थी। सोलन के नियम के अनुसार माता पिता का दायित्व था कि वो बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, अर्थात जिनके पास धन होता था वो शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, जिनके पास धन नहीं हो पाता था वो अशिक्षित रह जाते थे। और एथेंस की शिक्षा का उद्देश्य था माध्यमिक, शारीरिक, मानसिक इस तरह की शिक्षा प्रदान करना कि एक सैनिक का निर्माण हो सके। तो प्लेटो ने एथेंस की शिक्षा पद्धति को देखा, उसके बाद वो स्पार्टा की ओर आए। स्पार्टा की ओर उन्होंने देखा कि शिक्षा राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है, राज्य उस पे कठोर नियंत्रण रखता है और प्रत्येक 7 वर्ष के बालक को माता पिता राज्य को प्रदान कर देते हैं और 7 वर्ष से बालक राज्य में शिक्षा प्राप्त करता है। उसके खाने पीने, उसके समस्त देखभाल की जिम्मेदारी राज्य की होती है। और इस शिक्षा का उद्देश्य था कठोर परिश्रम कराकर सीमाओं के लिए सैनिकों का निर्माण करना। और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति की एक और विशेषता थी कि वहां स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो प्लेटो ने दोनों का अध्ययन किया और उसके बाद एक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। हम उस शिक्षा के पाठ्यक्रम को देखेंगे। सबसे पहले उसने अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा। आज आप भी पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि पहले हम प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसको प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा यानी मिडिल, और उसके बाद उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। और प्लेटो ने भी इन्हीं तीनों भागों के अंतर्गत अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति देखी थी और उसकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया और अपने शिक्षा पाठ्यक्रम में उन्होंने ये निश्चित किया कि राज्य में रहने वाला प्रत्येक 6 वर्ष का बालक वो राज्य को प्रदान कर दिया जाएगा और राज्य उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, बंदोबस्त करेगा, यानी वहां पूरी जिम्मेदारी राज्य की होगी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा वो मैं आपको बता दूं कि इस शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास करना था। तो निश्चित रूप से सबसे पहले शारीरिक शिक्षा यानी उन्होंने व्यायाम के ऊपर बल दिया। वो ये कहता है कि जिस प्रकार व्यायाम से मनुष्य का शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, उससे रोग पास नहीं आते और उसको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो कसरत में वो केवल व्यायाम या वर्जिश पे भरोसा नहीं करता बल्कि चिकित्सा शास्त्र, आहार शास्त्र के ऊपर भी भरोसा करता है। अर्थात गरिष्ठ भोजन इन्हें ना दिया जाए जिससे कि इनकी तबीयत खराब हो जाए, या ऐसा भोजन, ऐसी दिनचर्या दी जाए ताकि उनको डॉक्टरों की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये मानकर चलता है
कि आज की जो चिकित्सा प्रणाली है वो रोगों को जन्म देती है। अगर हम व्यायाम कराएंगे, शरीर को हष्टपुष्ट रखेंगे, शरीर के लिए आवश्यक भोजन प्रदान करेंगे, तो डॉक्टरों की, चिकित्सकों की हमको आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तो ये हो गई शारीरिक शिक्षा। फिर वो आता है मानसिक शिक्षा की ओर। वो कहता है कि मानसिक शिक्षा के लिए संगीत आवश्यक है। संगीत से मतलब ये गाना या बजाना नहीं, संगीत के अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं को रखता है, जिसमें भी मनुष्य का मन लगे। पेंटिंग है, साहित्य है, कला है, मूर्ति कला है, ये सब वो संगीत के अंतर्गत रखता है। और उसका ये मानना है कि एक हष्ट पुष्ट शरीर में एक हष्ट पुष्ट मस्तिष्क का भी होना आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तभी हम अपने चरित्र का विकास कर पाएंगे। तीसरी शिक्षा की ओर आते हैं, चारित्रिक। तो उस समय बच्चा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक राज्य के पास आ जाता है, तो उस समय उसके चरित्र का विकास करना भी राज्य का दायित्व हो जाता है। तो चरित्र का निर्माण कैसे हो, इसके लिए वो राज्य के द्वारा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है। ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें अश्लील साहित्य या अश्लील बातों का समावेश ना हो, क्योंकि इस उम्र में बच्चे कच्चे मिट्टी के समान होते हैं। उनको जिस रूप में हम ढालेंगे उस रूप में वो ढल जाएंगे। इसलिए अच्छे चरित्र का निर्माण करना एक अच्छे शासक के लिए, अच्छी शासन व्यवस्था के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। तो ये जो शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक चलेगी, जिसको कि हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, उसमें मुख्य रूप से पाठ्यक्रम शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक होगा। और वो ये कहता है कि चरित्र के अंतर्गत ही सारी बातें मनुष्य को सिखा दी जाएगी, तो वो स्वभावतः उसका पालन करेगा। तो हमको वकीलों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, न्याय प्रणाली की भी हमको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस प्रकार 6 से 18 वर्ष तक व्यायाम सिखाएगा, संगीत सिखाएगा और चरित्र का विकास करेगा। वो ये कहता है कि जिस प्रकार शरीर की व्याधि को औषधि के द्वारा दूर किया जाता है, उसी प्रकार मस्तिष्क की व्याधि को शिक्षा के द्वारा दूर किया जाता है। अर्थात शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है। फिर 18 वर्ष में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 18 से 20 वर्ष तक ये परीक्षा चलेगी। जो उसमें पास हो जाएगा उसको उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया जाएगा, और जो पास नहीं हो पाएगा उनको प्रशिक्षण देकर सीमाओं पर सैनिक बनाकर रक्षा करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो मुख्य रूप से 20 वर्ष तक होते होते एक अच्छे सैनिक का निर्माण उस शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम उसके दूसरे भाग की ओर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्रारंभिक शिक्षा ये आपने प्राप्त कर ली। अब जो शिक्षा प्राप्त करेंगे वो 20 से लेकर 30 वर्ष तक चलेगी। 20 से 30 वर्ष तक जो शिक्षा प्रदान की जाएगी उसमें रेखा गणित, ज्यामिति, तर्क, विज्ञान, ज्योतिष, इन सारे विषयों को पढ़ाया जाएगा। और आपको ये मैं बता दूं कि प्लेटो की अकेडमी के द्वार पर लिखा था कि जिस व्यक्ति को गणित का ज्ञान नहीं है वो यहाँ प्रवेश ना करे। अर्थात गणित के अध्ययन के ऊपर वो बहुत अधिक बल देता है। उसका ये मानना था कि गणित से संसार की सारी समस्याओं का, सारी प्रॉब्लम्स का निदान किया जा सकता है। और एक राजा को रेखा गणित, ज्यामिति, इसका ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि जब सेनापति टुकड़ी बनाएगा, सेना का निर्धारण करेगा, तो कितनी संख्या में सैनिकों को कहाँ भेजना है, इसका ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। ज्योतिष्य का ज्ञान इसलिए ताकि
वो परिस्थिति काल के अनुसार राज्य का क्या निर्णय होगा या राज्य को कौन सा कदम उठाना है, इसके बारे में विचार कर सके। तो इस प्रकार 20 से लेकर 30 वर्ष तक ये वाली उच्च शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी। इसमें भी एक परीक्षा होगी, जो पास हो जाएगा उसको आगे उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाएगा, और जो नहीं पास कर पाएंगे उनको विभिन्न पदों पर राज्य के नियुक्त किया जाएगा। अब हम तीसरी शिक्षा की ओर आते हैं, जिसको उच्च शिक्षा ही कहा जाता है, लेकिन उसकी आयु है 30 से लेकर 35 वर्ष तक। यानी 30 से लेकर 35 वर्ष तक उच्च शिक्षा प्राप्त की जाएगी, और इसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति दार्शनिक शासक बन जाएगा। और प्लेटो के आदर्श राज्य का उद्देश्य एक दार्शनिक शासक का निर्माण करना है। तो अब 30 से 35 तक क्या प्रदान किया जाएगा या कौन सी शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो मुख्य रूप से 2 विषय पढ़ाए जाएंगे, एक दर्शन और दूसरा तर्क। अब आपको लगेगा कि तर्क का क्या मतलब, यानी तर्क के द्वारा सत्य की खोज करना। क्योंकि जब 2 व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे सामने आते हैं। अगर हम में तर्क करने की शक्ति है, उस पर विचार करने की शक्ति है, तो हम उसमें से सही और गलत की पहचान कर लेते हैं। और एक राजा को ये जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो 30 से 35 तक ये शिक्षा दी जाएगी, और 35 में जाकर प्लेटो का शिक्षा का कार्यक्रम पूरा होगा। लेकिन बच्चों, प्लेटो का ये मानना है कि शिक्षा की आयु कभी भी समाप्त नहीं होती है। मनुष्य आजीवन शिक्षा प्राप्त करता रहता है, और ये जो शिक्षा दी है वो सैद्धांतिक शिक्षा है। अब कोई व्यक्ति दार्शनिक शासक बन रहा है तो उसके लिए व्यवहारिक शिक्षा भी आवश्यक है, यानी व्यवहार में राजा किस तरह की नीतियों का संचालन करते हैं ये जानना भी अत्यधिक आवश्यक है। तो दार्शनिक शासक की व्यवहारिक शिक्षा 35 से लेकर 50 वर्ष तक चलेगी, और 50 वर्ष में जाकर कहीं वो दार्शनिक शासक बन पाएगा। तो ये पूरा हुआ प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का पाठ्यक्रम। अब हम पढ़ेंगे कि इस शिक्षा सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, यानी आपको क्या समझ में आया कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषताएं जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा, यानी प्लेटो ऐसा विचारक था जो स्त्रियों को चूल्हे चौके की जिंदगी से मुक्त करना चाहता है। वो चाहता है कि व्यक्ति जिस प्रकार अपनी उन्नति कर रहे हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी अपनी उन्नति करें। दोनों में लिंग के अतिरिक्त कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए ये प्रशिक्षण, ये शिक्षा दोनों को प्रदान की जानी चाहिए। दूसरी विशेषता है राज्य के द्वारा नियंत्रित। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक 6 वर्ष का बालक राज्य के द्वारा लिया जाएगा और राज्य उसकी पूरी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, यानी उसकी फीस, उसके खाना पीना, उसकी सारी आवश्यकताएं राज्य के द्वारा पूर्ण की जाएगी। फिर इस शिक्षा की तीसरी विशेषता है कि इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाएगा, यानी शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, तर्क के द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा, यानी सब तरफ से व्यक्तित्व का निर्माण करना और ऐसे दार्शनिक शासक का निर्माण करना जो सभी प्रकार के गुणों से युक्त हो। इसके अलावा चौथी विशेषता है कि इससे शरीर और मन दोनों का विकास होगा। कोई शिक्षा केवल शरीर का विकास करती है, कोई शिक्षा मस्तिष्क का विकास करती है, लेकिन प्लेटो की शिक्षा मन और तन दोनों का विकास करती है। फिर इसकी एक और विशेषता है
कि ये एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया है, यानी शिक्षा का पाठ्यक्रम कभी भी समाप्त नहीं हो पाता। अनंत काल तक, जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक वो शिक्षित होता रहता है और शिक्षा प्राप्त करता रहता है। तो हमने देखा इसके अंतर्गत एक और विशेषता है कि उसका जो पाठ्यक्रम है वो राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, यानी व्यक्ति को कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाना है, कौन सा साहित्य पढ़ाना है, कौन सा विषय पढ़ाना है, ये राज्य तय करेगा। इसके अलावा कौन सा भोजन देना है, कौन से विकास के लिए आवश्यक तत्व है, कैसा आहार प्रदान करना है, ये भी राज्य के द्वारा निश्चित किया जाएगा। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में आपको कितनी सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत या कोई भी विचार जब व्यक्त किया जाता है तो निश्चित रूप से उसकी आलोचनाएं अवश्य होती है। कोई भी सिद्धांत आलोचनाओं से परे नहीं है। अर्थात प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की भी लोगों ने, विचारकों ने आलोचना की है। तो इसके अंतर्गत पहली आलोचना ये है कि जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो बहुत अधिक लंबा है, यानी बच्चा 6 वर्ष से शिक्षा प्राप्त करना शुरू करेगा तो 50 वर्ष तक जाकर शिक्षा प्राप्त करेगा। ऐसा लंबा पाठ्यक्रम अगर व्यक्ति पढ़ता ही रहेगा तो उसका विकास होने की जगह मनुष्य एक मशीनी मानव बनकर रह जाएगा, जिसका काम है सुबह उठे, किताबें उठाए और जाकर शिक्षा प्राप्त करने बैठ गए। और ये जो लंबा पाठ्यक्रम है वो मनुष्य में एक रस्ता या ऊब उत्पन्न करता है, इसलिए पाठ्यक्रम बहुत अधिक लंबा है। लंबे के साथ साथ 6 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक पूरा राज्य इतने सारे बच्चों की, इतने सारे व्यक्तियों की देखभाल करेगा तो उसमें खर्च भी बहुत अधिक आएगा, समय भी बहुत अधिक लगेगा। तो आलोचक ये मानते हैं कि ये शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुत अधिक खर्चीला है, बहुत अधिक समय का अपव्यय है। फिर ये मानते हैं कि इसमें साहित्य की उपेक्षा की गई है। अर्थात मैंने आपको बताया था कि कौन सा साहित्य लिया जाएगा ये राज्य के द्वारा तय किया जाएगा। साहित्य तो साहित्य होता है, आलोचक ये मानते हैं अश्लील है या इससे मनुष्य बिगड़ सकता है, या ये तो मनुष्य जब बढ़ जाता है या उम्र उसकी 18 वर्ष हो जाती है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो स्वयं तय करेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। राज्य के द्वारा इस तरह का बंधन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राज्य के द्वारा जो अनुचित नियंत्रण रखा जाता है, चाहे आहार पे हो, चाहे पाठ्यक्रम पे हो, वो भी उचित नहीं है, ऐसा आलोचक मानते हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो शिक्षा सिद्धांत है उसी के आधार पर हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वही प्रारंभिक शिक्षा है, वही मिडिल शिक्षा है और वही उच्च शिक्षा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लेटो ने हमारे लिए ये शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। और क्यों किया ये मैंने आपको बताया था कि लोगों के मस्तिष्क स्पष्ट नहीं होते, लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और ये जानने के लिए शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है। और प्लेटो जिस वातावरण में था उसमें शिक्षा प्रदान करना अत्यधिक आवश्यक था। हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेटो की व्यवस्था के कारण ही स्त्रियों को चूल्हे चौके की जिंदगी से निजात मिली है। वो केवल बच्चे पालने और खाना बनाने तक ही उनकी जीवन या उनकी जिंदगी सीमित थी। शिक्षा के कारण उनको आगे आने का अवसर मिला है, उनको अपने व्यक्तित्व के अनुसार विकास करने का मौका मिला है। अगर प्लेटो इस तरह के विचार व्यक्त नहीं करते तो निश्चित रूप से उनकी उन्नति होना कठिन था। इसके अलावा ये भी वो मानते हैं कि चाहे शारीरिक प्रशिक्षण हो, चाहे मानसिक प्रशिक्षण हो, स्त्री और पुरुष दोनों को मिलना चाहिए। पहले ऐसा माना जाता था कि स्त्रियां नाजुक होती हैं,
उनको शारीरिक प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर स्त्रियां ना पहुंची हो या वहां काम नहीं कर रही हो। तो इस तरह से भी हम कहेंगे कि प्लेटो की शिक्षा हमारे लिए आज भी उपयोगी है। और एक उनकी तारीफ में कहना चाहूंगी कि साहित्य के बारे में उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से आहार शास्त्र का हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव होता है। अगर हम अच्छा आहार लेते हैं तो हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है, और एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क काम करता है। और जब हमारा मस्तिष्क सही होगा, शरीर सही होगा, स्वस्थ होगा, तो हमारा मन हर काम में लगेगा। हम नए नए आविष्कार करेंगे, नई नई खोज करेंगे और हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। और एक तारीफ करना चाहूंगी या उसके बारे में की जाती है कि साहित्य, तो निश्चित रूप से मैं भी यही मानती हूँ कि साहित्य राज्य के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम कौन सा बच्चों को पढ़ना है और कौन सा नहीं, ये राज्य के द्वारा ही तय किया जाना चाहिए। क्योंकि 18 वर्ष तक बच्चों में समझ नहीं होती कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अगर एक डायरेक्शन, एक दिशा उनको मिलेगी तो निश्चित रूप से एक अच्छे शासक, एक अच्छे दार्शनिक व्यक्ति के रूप में हम व्यक्ति को देख पाएंगे। अगले में हम पढ़ेंगे प्लेटो का साम्यवाद। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 पिलर है, तो अभी हमने केवल एक पिलर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले पिलर में हम प्लेटो के साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब है किसी चीज की मनाही। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम ग्रीक राजनीतिक चिंतक प्लेटो। आज आपने इसका पहला भाग सुना। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थीं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। उद्घोषक थे मुकेश विश्वकर्मा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।